हिस्ट्री में आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है 2.2 पंचायतें और मुखिया यानी पंचायत एंड द चीफ्टन्स। और हमारे चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज्य, पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट्स। मुगल साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं और मुगल साम्राज्य में किस प्रकार से ग्रामीण समाज था और ग्रामीण समाज में जमींदारों, किसानों और राज्य की भूमिका, भू राजस्व की व्यवस्था, आईने अकबरी आदि विस्तृत विवरण हम पढ़ रहे हैं। अब हम पंचायतों के बारे में बात करेंगे कि मुगल साम्राज्य में पंचायतें क्या करती थी, उनके मुख्य कार्य क्या थे, उनके विभिन्न गतिविधियां क्या थी, उनका चुनाव कैसे होता था, पंचायतों में किन किन वर्गों को प्रधानता दी जाती थी, समाज के विभिन्न वर्गों को, मुखिया किसको कहते थे और किस प्रकार से वह गाँव में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते थे। आइए शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। ध्यान दीजिएगा, आज जैसे आप देखते होंगे कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और कहते हैं कि भारत गाँवों का देश है, तो आज भी गाँव में अपनी जो है पंचायतें होती हैं और गांव में मुख्य रूप से पंचायतों में बुजुर्गों को बड़ी प्रधानता दी जाती है जो ओल्ड एज होते हैं। चोल शासनकाल में भी बुजुर्गों को बड़ा सम्मान पंचायत में दिया जाता था। तो मुगल काल में भी गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था, यानी जो अनुभवी वृद्ध लोग होते थे उनको पंचायत में मुख्य स्थान मिलता था। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। यानी कि गांव में जिस बुजुर्ग के पास या बुजुर्ग परिवार के पास अपनी संपत्ति होगी, पुश्तैनी संपत्ति होगी, लंबे समय से, बरसों से, सैकड़ों सालों से जो संपत्ति के मालिक हैं, ये गांव के महत्वपूर्ण लोग, अमीर लोग, उच्च जातियों के लोग पंचायतों में होते थे, पंचायत में प्रतिनिधि होते थे। जैसे आज होता है ना, उच्च जातियों का कई बार वर्चस्व होता है पंचायत में, उस ज़माने में भी उच्च उच्च जातियों का, महत्वपूर्ण लोगों का, संपत्ति जिनके पास होती थी, उनका वर्चस्व पंचायतों में था। जिन गाँवों में कई जातियों के लोग थे वहाँ अक्सर पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी। यानी किसी गांव में अगर विभिन्न प्रकार की जातियों के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि विभिन्न जातियां हैं, तो वहाँ उनकी पंचायत में विविधता पाई जाती थी। यानी पंचायत जब होगी जिसमें मान लीजिए 5-10 लोग सदस्य हैं, तो उन सदस्यों में भी कई प्रकार के विभिन्न जातियों के लोग होंगे। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गाँव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। यानी पंचायत को एक अल्पतंत्र बताया गया है। अल्पतंत्र इसलिए बताया गया है कि मुगल दरबार की तरह तो है नहीं, हर गाँव में, छोटे छोटे गांव में पंचायत है, तो इसको अल्पतंत्र इसलिए कह रहे हैं। लेकिन इस अल्पतंत्र में भी क्या है कि गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी थी। अलग अलग संप्रदाय का मतलब इसी गांव में अगर मुस्लिम रहते हैं वो भी है पंचायत में, और हिंदू रहते हैं वो भी है पंचायत में। जातियों की बात करेंगे तो ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, वो सब पंचायत में होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सबकी नुमाइंदगी, सबका जो यहाँ पर पार्टिसिपेशन पंचायत में हो जाएगा। फिर भी इसकी संभावना कम है कि छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतीहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह होती होगी। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने देखा कि भारतीय वर्ण व्यवस्था जो हिंदुओं की मुख्य रूप से है, कहते हैं कि शूद्रों को निम्न स्थान मिला हुआ था। तो शूद्र और निम्न जाति के लोग जिनको कहा जाता है, जिनको नीच काम करने वाले, जो खेतीहर मजदूर लोग थे, अब अधिकतर मजदूर तो वही थे जो आमतौर पर शूद्र होते थे। तो शूद्र जो, जिनको निम्न जाति का कहा जाता था, या जो छोटे मोटे काम करते थे, जिनको नीच कहा गया है, ये काम करने वाले लोगों को आमतौर पर जो है पंचायत में भागीदारी नहीं दी जाती थी। आमतौर पर ये पंचायत में अपनी भागीदारी नहीं रखते थे, जैसा आपको आज फॉर्मेट दिख जाएगा। तो आज भारत के संविधान में आपको पता है कि भारत का संविधान आज जो है पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था करता है, जिसमें एसटी और एससी और वुमन को भी रिजर्वेशन दिया गया है। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से मुगल काल में भी एससी और इस तरह से महिलाओं का भागीदारी पंचायतों में प्रतिनिधियों के माध्यम ने ही थी। पुरुष थे और वो भी संपत्तिशाली पुरुष थे और महत्वपूर्ण ही पुरुष वहाँ पर होते थे। पंचायत का फैसला था गांव में सबको मानना पड़ता था। जैसे आपने सुना होगा गांव में पंच परमेश्वर या पंचायत की व्यवस्था आज होती है, तो उस ज़माने में भी पंचायत जो होती है फैसला सुनाती थी। क्योंकि उस ज़माने में क्या होता था, कुछ अधिकार जो है मुगल दरबार के द्वारा गाँव की पंचायत को दे दिए जाते थे, कुछ विशेष मामलों को छोड़ करके जिनमें काजी ही फैसला सुनाता था। तो गांव की पंचायत का फैसला जो है गांव में सब लोगों को मानना पड़ता था। कई मुकदमों का फैसला तो पंचायत ही गांव में कर देती थी। जैसे चोरी का मुकदमा हो गया, किसी का आपसी झगड़े का मामला होगा, वो सुलझा सकती थी पंचायत। लेकिन बस ये था कि फांसी की सज़ा, मौत की सज़ा देना जैसे कार्य ये पंचायत नहीं कर सकती थी बस। तो इस प्रकार से पंचायत की भूमिका थी। इस छोटे से पार्ट 1 की वीडियो में आपने इतना जान लिया कि पंचायतों और मुखिया के बारे में। तो आप लिखोगे कि मुगल कालीन पंचायतों में मुख्य रूप से विभिन्न जातियों और संप्रदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, लेकिन इसमें निम्न जातियों के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था। पंचायतों में प्रतिनिधित्व उन्हीं लोगों को मिलता था जिनके पास अपनी संपत्ति यानी पुश्तैनी संपत्ति होती थी, और जो गांव के बड़े लोग होते थे, जो महत्वपूर्ण लोग होते थे, आमतौर पर जो महत्वपूर्ण जातियों के लोग होते थे। पंचायत एक बार जब फैसला कर लेती थी तो पूरे गाँव को उस पंचायत का फैसला मानना पड़ता था। इस प्रकार से पंचायत एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व थी मुगल
काल में। और इसमें बहुत बड़ी विविधता भी थी, विभिन्न संप्रदायों और विभिन्न जातियों के लोग पंचायत में थे। अगला टॉपिक जो है फैक्ट टू फैक्ट है, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। ध्यान दीजिएगा, मुगलकालीन भारत की अगर हम बात करेंगे और मुख्य रूप से बंगाल की ही बात करें अगर, तो पंचायत का सरदार जो पंचायत का मुखिया होगा, मान लीजिए उस पंचायत में 5 सदस्य हैं। पंचायत का मतलब 5, 10, 15 लोगों की एक समिति है जो गाँव के प्रशासन का, लेखा जोखा, कर व्यवस्था, खेती बाड़ी का संचालन करेगी और फिर मुगल दरबार को जमींदार के माध्यम से एक रिपोर्ट भी भेज सकती है। तो पंचायत का जो सरदार होता था वो एक मुखिया होता था जिसको मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। तो इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि मुगल काल में मुखिया को, गांव के मुखिया को, पंचायत के मुखिया को क्या कहते थे? उसको मुकद्दम कहते थे या मंडल कहते थे। आज भी यहाँ पर बंगाल में वर्ड मुकद्दम और मंडल चलता है। कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गाँव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था। ध्यान लीजिएगा कि जो पंचायत हो गई तो पंचायत का कोई मुखिया भी होगा, तो पंचायत का मुखिया का चुनाव कैसे होगा? अब चुनाव की प्रक्रिया कैसी है? तो उस समय वोटिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन गांव के बुजुर्ग जब आपसी सहमति देते थे तो मुखिया का चुनाव होता था। यानी गांव के अगर 50 बुजुर्ग मिल गए, उनको लगा भाई एक समझदार आदमी पंचायत का मुखिया बनना चाहिए, तो चुन लेते थे। इस प्रकार पंचायत का चुनाव बुजुर्गों की आम सहमति से होता था। इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। लेकिन जो जमींदार होते थे जिनके अधीन जो है कई गांव आते थे और पंचायतें आती थी, तो ज़मींदार तक इसकी सूचना देनी पड़ती थी और ज़मींदार से अनुमति लेनी पड़ती थी कि मुखिया इनको चुनाव के बाद बना लिया गया है। मुखिया अपने ओहदे पर, अपने पद पर तभी तक बना रहता था जब तक गाँव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। जैसे आजकल सरकारें काम करती हैं कि उनको एक विश्वास मत हासिल करना पड़ता है, कितने विधायकों का उनको समर्थन प्राप्त है। उसी प्रकार से उस समय पंचायत का मुखिया जब तक सही काम कर रहा है और बुजुर्ग को लगता है कि वो सही काम कर रहा है, उस पर भरोसा कर रहे थे, तब तक मुखिया अपने पद पर रह सकता था, नहीं तो उसको हटाया जा सकता था। यदि बुजुर्ग मानते थे कि पंचायत का मुखिया अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसे बर्खास्त कर सकते थे, उसे हटाया जा सकता था उसकी पद से। गांव के आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था। इसमें पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था। अब यहाँ पर जो पंचायत का मुखिया है उसका काम क्या है? जैसा आज प्रधान वगैरह होते हैं गाँव में, तो पंचायत के मुखिया का काम था कि गाँव की आमदनी का हिसाब किताब रखना, खर्चे का हिसाब किताब रखना और अपनी निगरानी में उनको बनवाना भी है। यानी कि गाँव में कितनी फसलें होती हैं, उनसे कितना कर वसूल किया गया है, गांव की कुल आय कितनी है, कितना दिया जाना है, कितना खर्चा होना है, ये सब अपनी निगरानी में मुखिया बनवाता था। पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था। यहाँ पर हमने मुखिया को या उस ज़माने के प्रधान को एक सहायक भी मिला हुआ है जिसको कहा गया पटवारी। तो पटवारी गांव के जो है मुखिया मुकद्दम की या मंडल की एक तरह से मदद करता था। तो इस प्रकार से आज के इस पार्ट 1 की वीडियो से हमने ये जाना है मुख्य रूप से कि मुगल काल में जो है पंचायतों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। मुगल काल में पंचायत की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो इसमें कुछ बिंदु मिलेंगे कि पंचायत का स्वरूप कैसा था, पंचायत थी कैसे। तो आप लिखोगे पंचायत में स्वरूप थी, विविधता थी, वहाँ पर हर संप्रदाय, हर धर्म के, हर जाति के लोग थे। लेकिन मुख्य रूप से उसमें निम्न कहे जाने वाले, नीच कहे जाने वाले, शूद्र कहे जाने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व तो पंचायत में नहीं होता था। तो किसका होता था? वहाँ पर महत्वपूर्ण लोग गाँव के और जिनके पास पुश्तैनी ज़मीनें होती थी उन्हीं का वहाँ पर पंचायत में प्रतिनिधित्व होता था। पंचायत का मुखिया को क्या कहते थे? पंचायत के मुखिया को कहा जाता था मुकद्दम या फिर मंडल। दूसरा बात आता है कि पंचायत के मुखिया की सहायता कौन करता था? पंचायत के मुखिया की सहायता पटवारी करता था, जिसका काम लेखा जोखा बनवाना था। अच्छा, पंचायत का जो मुखिया होता था उसकी चुनाव कैसे होता था? तो उसके चुनाव का सीधा सा तरीका था कि उसको चुनते थे बुजुर्ग लोग जो है पंचायत के मुखिया को चुनते थे और उसको हटा भी सकते थे। यदि उन्हें लगता था कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसे हटा भी सकते थे। इस प्रकार से वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पार्ट 1 का वीडियो था, इसके बाद मैं पार्ट 2 का वीडियो जरूर बनाऊंगा, या आप रिक्वेस्ट करते हैं करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।